आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज़ में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। किशोरी लाल नाम का एक सेठ अपनी पत्नी कौशल्या और अपने नौकर भोला के साथ दूसरे राज्य से व्यापार करके अपने घर आ रहा था। किशोरी लाल एक बहुत बड़ा व्यापारी था। किशोरी लाल ने अपने नौकर भोला से कहा, अरे भोला, शाम होने वाली है, कुछ देर के लिए हम अपना पड़ाव सामने नदी के किनारे डालेंगे। भोला ने कहा, जी ठीक है मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। कुछ ही देर में भोला ने नदी के किनारे तंबू गाड़ दिया। किशोरी लाल अपनी पत्नी कौशल्या के साथ वहां बैठकर बातें करने लगा। भाग्यवान, तुम्हें पता है, ऊंचे वंश और परिवार में जन्म लेने वाला बालक ही बड़ा विद्वान बनता है, ना कि गरीब परिवार में जन्म लेने वाला। तभी वहां थोड़ी दूर एक लड़का बकरियां चरा रहा था। उसकी ओर उंगली से दिखाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक उस चरवाहे के लड़के की तरह। देखो, वो जीवन भर बकरियां ही चराता रहेगा। बड़ा आदमी किसे कहते हैं ये उसे पता ही नहीं। कौशल्या ने कहा, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती जी। मेरा भी यही मानना है कि इंसान जन्म से नहीं बल्कि संस्कारों और अच्छी सीख से विद्वान और बड़ा आदमी बनता है, और इससे अमीर परिवार और गरीब परिवार का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। कौशल्या की बात सुनकर किशोरी लाल क्रोधित होते हुए बोला, तो इसका मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मेरा अनुभव गलत है? कौशल्या बोली, आपका अनुभव ही नहीं, आपकी सोच भी गलत है। ज़रा गौर से उस चरवाहे को देखिए। मेरा दावा है, अगर उसे अच्छे संस्कार और अच्छी सीख मिली तो बड़ा होकर वो बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। इतना बड़ा कि आप जैसा बड़ा व्यापारी भी अपनी पगड़ी उसके पैरों पर रख सकता है। अब किशोरी लाल तिलमिला उठा और बोलने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कौशल्या, अपने पति की सोच को गलत कहने की? कौशल्या ने भी कहा, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया था कि इंसान के अंदर गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत नहीं होती। उसे मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी पत्नी की बात सुनकर किशोरी लाल बुरी तरह से आग बबूला होते हुए बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो कौशल्या, अपनी शक्ल लेकर यहाँ से चली जाओ और अपना मुंह तभी दिखाना जब अपनी बात सिद्ध कर देना। और मैं जानता हूँ तुम अपनी बात कभी सिद्ध नहीं कर सकती। अरे, मैं चरवाहे के सामने अपनी पगड़ी रखूँगा? नामुमकिन। ये चरवाहा हमेशा गरीब के गरीब ही रहेगा। ये जीवन भर बकरियां ही चराता रहेगा। अपने पति का क्रोध भरा चेहरा देखकर कौशल्या अटल विश्वास में बोली, आपका आदेश सराखों पर, परंतु जो सत्य है वो सत्य है, और मैं इसे सिद्ध करके भी दिखाऊंगी। कुछ देर बाद वो तीनों अपने घर पहुंच गए। घर पर पहुंचकर किशोरी लाल का गुस्सा ठंडा हो चुका था, लेकिन कौशल्या गुस्से में थी। कौशल्या को देखकर किशोरी लाल बोले, गुस्से में मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, मुझे अपनी पत्नी से क्षमा मांग लेनी चाहिए। इतना कहकर किशोरी लाल अपने पत्नी के पास जाकर बोला, मैं अपने कथन पर शर्मिंदा हूँ, मेरी समझ में आ गया है। अपने पति की बात सुनकर कौशल्या मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी, मुंह से निकली बात और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। अब तो मैं अपनी बात सिद्ध करके दिखाऊंगी। इतना बोलकर कौशल्या अपने नौकर भोला से बोली, तुम मेरा साथ दोगे या अपने मालिक का साथ दोगे? भोला नज़र चुरा कर बोला, मैं आपका साथ दूंगा मालकिन, आप जहाँ बोलेंगी मैं वहीं चलूँगा। ये सुनकर किशोरी लाल निराश होता हुआ अपनी पत्नी से बोला, तो इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे क्षमा नहीं किया? आप मेरे पति हैं स्वामी, पर बात मेरी प्रतिष्ठा की है। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती कौशल्या। कुछ सामाजिक परंपराओं के बारे में तो सोचो। मैं आपसे सदा के लिए अलग नहीं हो रही, विश्वास कीजिए। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। अगर तुम्हारी यही इच्छा है
तो कुछ पैसे साथ लेती जाओ, तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं स्वामी, मैं भी एक व्यापारी की पुत्री हूँ, अपनी बुद्धि से धन कमाना जानती हूँ। इतना बोलकर कौशल्या अपने नौकर भोला के साथ घर से निकल गई। कौशल्या अपने नौकर भोला के साथ उसी नदी किनारे पर पहुंची जहां से कुछ देर पहले वो वापस लौटे थे। नदी के पास पहुंचकर भोला कौशल्या से बोला, मालकिन, मुझे लगता है आपको अपने पिता के पास जाना चाहिए। कौशल्या ने कहा, नहीं भोला, हम शंकर नगर चलेंगे, पर उससे पहले एक बात। और कुछ देर पहले यहाँ एक लड़का बकरियां चरा रहा था, उस लड़के की तलाश करो। तब तक मैं एक वृक्ष की घनी छांव में बैठी हूँ। जैसी आपकी आज्ञा, मैं अभी उसे खोज कर लाता हूँ। कुछ देर बाद भोला उसी लड़के को लेकर आ पहुंचा और कौशल्या से बोला, मैं इसे ले आया मालकिन, ये एक चरवाहे का ही पुत्र है। कौशल्या ने उस लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल है। आपने मुझे क्यों बुलाया? कौशल्या ने कहा, देखो गोपाल, तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन मैं तुम्हें बड़ा आदमी बनाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ शंकर नगर राज्य चलोगे? कौशल्या की बात सुनकर गोपाल कुछ सोचते हुए बोला, मुझे आपके साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं, परंतु मेरे पिता नहीं मानेंगे। तुम मुझे अपने पिता के पास ले चलो, मैं उन्हें ठीक से समझा दूंगी। मुझे विश्वास है वो मेरी बात को समझेंगे। कुछ देर में गोपाल कौशल्या को लेकर अपने घर पहुंचा। गोपाल के पिता को देख कौशल्या ने कहा, राम राम, मैं कौशल्या व्यापारी किशोर लाल की पत्नी हूँ। मैं आपके बेटे को अपने साथ शंकर नगर ले जाना चाहती हूँ। परंतु किस लिए? जब मैंने आपके बेटे को देखा तो ना जाने क्यों मुझे इसमें अपना पुत्र नजर आया। मैं नहीं चाहती कि ये सारा जीवन बकरियां चराकर व्यतीत करे। मैं इसे शिक्षित करके विद्वान बनाऊंगी। कौशल्या की बात सुनकर गोपाल के पिता नाराज होकर बोले, पर इसके जाने के बाद मेरी बकरियों की देखभाल कौन करेगा? गोपाल के पिता ने इतना कहा ही था कि तभी कौशल्या ने अपने गले का हार, जो कि ठोस सोने का बना था, गोपाल के पिता को पकड़ाया। इसे अपने पास रखो, इसे बेचकर अपना गुजारा करना। उस सोने के ठोस हार को देखकर गोपाल के पिता की आंखें चमकने लगीं। कुछ देर में वो अपने बेटे गोपाल से बोला, बेटा, आज से यही तेरा सब कुछ है, इनके हर आदेश का पालन करना। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। और बड़े आदमी बन जाना तो मुझे भूलना मत। पिताजी, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। कौशल्या गोपाल को लेकर शंकर नगरी की ओर चली। शंकर नगर में पहुंचकर कौशल्या ने गोपाल को गुरुकुल भेजा और गुरुकुल के पास में एक झोपड़ी बनाकर अपने नौकर भोला के साथ रहने लगी। 2 वर्ष बाद गोपाल गुरुकुल की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और खुश होते हुए कौशल्या के पास पहुंचा। कौशल्या गोपाल की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, गोपाल, तुमने परीक्षा तो उत्तीर्ण की, अब व्यवहारिक शिक्षा ग्रहण करो। आज से तुम राज दरबार में जाया करोगे और वहां पर होने वाले विभिन्न प्रतियोगिता में हिस्सा लिया करोगे। यदि राज दरबार में कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित हो जिसका उत्तर न दे सके, तो तुम उस प्रश्न को हल करने का दावा करना। ये सुनकर गोपाल बुरी तरह चौंक पड़ा और कहने लगा, लेकिन माँ, मैं उस प्रश्न का उत्तर कैसे दे पाऊंगा? उस प्रश्न का हल मैं तुम्हें बताऊंगी, और बस तुम कुछ समय की मोहलत मांग लेना। तभी वहां पर कौशल्या का नौकर भोला आ पहुंचा और मुस्कुराते हुए कौशल्या से बोला, मालकिन, ये सब आपकी मेहनत का फल है कि गोपाल ने गुरुकुल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। कौशल्या भोला की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुमने मेरी 2 वर्ष बहुत सेवा की भोला। अब तुम अपने मालिक के पास जाओ, परंतु उन्हें मेरा पता मत बताना। ये सुनकर भोला बुरी तरह चौंक पड़ा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मालकिन? जो बोला है वो करो भोला, मेरी चिंता मत करो। गोपाल ने गुरुकुल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।
और अब से वो राजमहल में अपना आना जाना प्रारंभ कर देगा। जिस तरह से तुमने मेरी सेवा की, उसी तरह से मेरे पति की सेवा करना। उनसे कहना मैं ठीक हूँ और बहुत जल्द नियमित समय में हम मिलेंगे। जैसी आपकी आज्ञा। और वहाँ से जाने को हुआ। गोपाल को अब भोला को मामा जी कहकर बुलाया करता। आपकी बहुत याद आएगी मामा जी, भोला बोला, और तुम्हारी भी बेटा। उसके बाद गोपाल का उस दिन से राज दरबार में आना जाना प्रारंभ हो गया। एक दिन गोपाल राज दरबार में चुपचाप बैठा था कि तभी एक व्यक्ति राज दरबार में आ पहुंचा और राजा की ओर देखकर बोला, महाराज की जय हो। कौन हो तुम? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं दूसरे देश का एक कलाकार हूँ। आपके दरबार की कीर्ति देखकर मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ। राजा बोला, तुम्हारा स्वागत है। तुम क्या चाहते हो? राजा की बात सुनकर उस कलाकार ने अपनी झोली से 2 मिट्टी की बनी हुई बतख निकाली और राजा को दिखाते हुए बोला, महाराज इनमें से एक नर है, दूसरी मादा। आपका कोई विद्वान यदि इसकी पहचान कर देगा तो मैं न सिर्फ उस विद्वानता का लोहा मानूंगा, बल्कि उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत भी करूंगा। राजा उन दोनों बतखों को गौर से देखने लगा। उसे वे दोनों बतखें एक जैसी लगीं। राजा उस कलाकार की ओर देखकर बोला, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, पहचानना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता मेरे दरबार का कोई इस पहेली को हल कर सकता है। इतना कहकर राजा अपने मंत्री से बोला, मंत्री तुम्हें ऐसे मामलों में बहुत फर्क है, तुम कोशिश कर सकते हो। महाराज की कारीगरी का अद्भुत नमूना है। मैं भी असमर्थ हूँ, कुछ नहीं कर सकता। तो क्या हमारे राज्य में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं जिसे कला की परख हो? गोपाल जो राज दरबार के एक कोने में चुपचाप बैठा था, अचानक उठकर बोला, ठहरिए महाराज, मैं आपकी प्रजा का एक मामूली व्यक्ति हूँ और मैं इनकी पहचान कर सकता हूँ। तो फिर पहचान करके बताओ। गोपाल उन दोनों मिट्टी की बतखों को गौर से देखता हुआ राजा से बोला, मैंने पहचान कर ली महाराज, पर इसका उत्तर मैं आज नहीं कल दूंगा। गोपाल की बात सुनकर कलाकार राजा से बोला, ठीक है महाराज, मैं कल तक की प्रतीक्षा कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदि ये कल तक पहचान ना कर सका तो इसे हर जाने के तौर पर उल्टा मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। गोपाल बोला, मुझे स्वीकार है। इतना बोलकर गोपाल महल से बाहर निकला और सारी रात घटना कौशल्या को बताते हुए बोला, माँ वो दोनों बतख बिल्कुल एक जैसी हैं। तुमने बहुत अच्छा किया गोपाल, उनकी पहचान करना बहुत आसान है। परंतु वो कैसे माँ? कौशल्या ने गोपाल के कानों में कुछ बताया। अगले दिन गोपाल दरबार में पहुंचकर राजा से बोला, महाराज वो दोनों बतखें मुझे दीजिए। कलाकार ने तुरंत वो दोनों बतख गोपाल के हाथों में पकड़ाई। गोपाल उन दोनों बतखों को गौर से देखकर एक बतख की ओर देखकर बोला, धागा बीच में अटक गया, इसका मतलब ये नर है, और दूसरी बतख के कान में धागा पिरोया गया है और धागा कान के आर पार हो गया, इसका मतलब ये मादा है। महाराज इनमें से मेरे दाएं हाथ वाली बतख मादा है और बाएं हाथ वाला नर है। राजा कलाकार से बोला, क्या गोपाल ने जो बताया सच है? कलाकार बुरी तरह चौंकता हुआ बोला, बिल्कुल सत्य है महाराज, मैंने दोनों में इतना ही फर्क रखा था। इस नौजवान ने पहचान लिया। तुम शर्त जीत गए। मेरी तरफ से 500 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार ग्रहण करो। गोपाल ने 500 स्वर्ण मुद्राओं की पोटली पकड़ी। राजा ने गोपाल से कहा, हमें बताओ तुमने बतखों में फर्क कैसे किया? महाराज धारणा है कि परिंदों में मादा के कान के छेद खुले रहते हैं। कलाकार ने शायद इसी धारणा के अंतर्गत जोड़ा बनाया था, जिससे मैंने अनुमान से पहचाना। राजा खुश होते हुए गोपाल से बोले, गोपाल तुमने हमारा सर ऊंचा कर दिया। मांगो क्या मांगते हो, हम तुम्हारी एक इच्छा जरूर पूरा करेंगे। महाराज उचित समय आने पर मांगूंगा।
अभी तो बस मेरी विनती यही है कि मुझे दरबार में बिना रोक टोक आने जाने की आज्ञा प्रदान की जाए। राजा बोला, तुम्हें आज्ञा है। फिर समय ऐसे ही बीतने लगा। धीरे धीरे इस बात को 5 वर्ष बीत गए। गोपाल अब बालक से युवक बन चुका था। एक दिन बगीचे में घोड़ा लेकर फिर से आ पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, मैं वही कलाकार हूँ जो पिछली बार आपके यहाँ अपनी शर्त हार कर लौट गया था। राजा हंसते हुए उससे बोला, इस बार क्या नई शर्त लेकर आए हो? महाराज, मेरे पास ये 2 घोड़ियाँ हैं। ये जोड़ा बिल्कुल एक जैसा है। इनमें से एक घोड़ी है और दूसरी घोड़ी की माँ। पहचान करिए कौन माँ है कौन बेटी। शर्त पहले वाली ही है। राजा उन दोनों घोड़ियों को गौर से देखते हुए बोला, इसमें तो रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। गोपाल से बोला, क्या तुम भी पहचान करने में असमर्थ हो? गोपाल बोला, नहीं महाराज, मैं तो बस आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। महाराज, मैं दोनों घोड़ियों का अच्छी तरह से निरीक्षण करना चाहता हूँ। प्रार्थना है कि आज रात मुझे दोनों घोड़ियों को घर ले जाने दिया जाए। ये सुनकर वो कलाकार बोला, मुझे एतराज एतराज़ नहीं महाराज। ये चाहे तो शौक से दोनों घोड़ियों को आज रात अपने घर ले जा सकता है। गोपाल उसी रात उन दोनों घोड़ियों को अपने घर ले गया और सारी घटना कौशल्या को बताते हुए बोला, माँ, अब मैं इनमें से कैसे पहचान करूं कौन माँ है कौन बेटी? ये सुनकर कौशल्या मुस्कुराते हुए बोली, बहुत आसान है। फिर उसने गोपाल के कान में कुछ बताया। अगले दिन गोपाल उन दोनों घोड़ियों को राजा के दरबार में लेकर पहुंचा। मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ महाराज, परंतु पहले यहाँ पर जल का इंतजाम किया जाए। ये दोनों बेचारी प्यासी हैं। राजा ने तुरंत वहाँ पर जल का इंतजाम करवाया। गोपाल ने जैसे ही उन दोनों घोड़ियों को छोड़ा, वो दोनों घोड़ियाँ दौड़ते हुए उस जल के पास चली गईं और एक दूसरे की ओर देखने लगीं। फिर एक घोड़ी चुपचाप पानी पीने लगी। गोपाल राजा की ओर देखकर बोला, महाराज, जो पानी पी रही है वो बेटी है और जो चुपचाप खड़ी है वो उसकी माँ है। ये सुनकर कलाकार बुरी तरह चौंक पड़ा। राजा कलाकार से बोला, क्यों कलाकार, क्या गोपाल ने सच कहा? जी महाराज, मैं फिर से शर्त हार गया। इतना बोलकर कलाकार गोपाल से बोला, परंतु तुमने कैसे पहचाना? बहुत आसान था। हर माँ अपनी औलाद के प्रति ममता होती है। माँ स्वयं भूखी प्यासी रहकर अपनी औलाद का पेट भरती है। ये एक विश्वसनीय नियम है। ये दोनों घोड़ियाँ रात भर प्यासी थीं। अब जब इन्हें पानी दिया गया तो बेटी माँ को हटाकर खुद पी रही है। माँ के अंदर ममता का भाव है, इसलिए स्वयं प्यासी होते हुए भी बेटी को पीने का मौका दिया। कलाकार ने फिर से 500 स्वर्ण मुद्राओं की पोटली गोपाल को पकड़ाई। गोपाल, तुमने 2 बार राज्य का सम्मान रखा और पुरस्कार भी जीते, परंतु मेरी इच्छा है कि मैं तीसरा पुरस्कार तुम्हें स्वयं दूंगा। बोलो, क्या मांगते हो? धन या राज दरबार में कोई पद? मुझे 1 दिन का समय दीजिए महाराज, मैं कल सोचकर बता दूंगा। फिर गोपाल उसी रात सारी घटना कौशल्या को बताते हुए बोला, माँ, महाराज मुझसे प्रसन्न होकर पुरस्कार देना चाहते हैं। माँ, अब तुम बताओ मैं उनसे क्या मांगूं? कौशल्या गहरी सोच में डूबते हुए गोपाल से बोली, तुम राजा से धन मांगने के बजाय राज अधिकार पत्र मांगना। अधिकार पत्र? पर कैसा? यहाँ से कुछ दूर एक नदी है जिस पर एक पुल बना है। वो पुल शंकर नगर और रतन नगर राज्य को जोड़ता है। तुम्हें उस पुल का अधिकार पत्र मांगना है। अगर तुम कहती हो तो मैं ऐसा करूँगा, लेकिन माँ, केवल पुल का अधिकार मांगने का कारण क्या है? मेरी समझ नहीं आया। वक्त आने पर समझ जाओगे बेटा। मैं एक व्यापारी की बेटी हूँ। मैं जानती हूँ कि उस पुल का क्या महत्व है। अगले दिन गोपाल राजा से बोला, महाराज, मुझे उस पुल का अधिकार पत्र चाहिए जो
रतननगर और शंकरनगर राज्य को जोड़ता है। मैं चाहता हूँ कि अब उस पुल से आने जाने वाला कोई भी व्यक्ति या कोई भी बैलगाड़ी, कोई घोड़ा मेरी आज्ञा के बिना ना गुजर सके। ये सुनकर राजा मुस्कुराते हुए बोला, केवल इतनी सी बात? हमें लगा तुम धन मांगोगे। जाओ, हमने तुम्हें उस पुल का अधिकार दिया। राजा से उस पुल का अधिकार पत्र लेकर गोपाल कौशल्या के पास पहुंचा। कुछ दिन बाद कौशल्या ने उस पुल के पास अपना रहने का एक आवास बना लिया और उस पुल पर यात्रियों, बैलगाड़ियों और चालकों को निर्देश जारी कर दिया कि अब से कोई भी सीमा शुल्क के बिना पुल में दाखिल नहीं हो सकता। गोपाल उस दिन से 2 सैनिकों के साथ उस पुल पर रहने लगा और आने जाने वाले यात्रियों से कर वसूलने लगा। कुछ दिन बाद गोपाल बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर कौशल्या के पास बोला, आज तो चमत्कार हुआ माँ। आज पुल से इतने यात्री और बैलगाड़ियां गुजरे कि संभालना मुश्किल था। ये रही आज की सारी आमदनी। और एक शुभ सूचना है माँ। कैसी शुभ सूचना? गोपाल बोला, आज मैंने भोला मामा को शंकरनगर में देखा। कौशल्या बोली, क्या तुमने उनसे बात की? क्या तुमने बताया कि अब हम यहाँ रहते हैं? हाँ माँ, मैंने उन्हें अपना घर भी दिखाया। उन्होंने मुझसे यही कहा कि वो आपसे मिलने अवश्य आएंगे। गोपाल ने इतना कहा था कि तभी भोला वहाँ आ पहुँचा। भोला को देखकर कौशल्या बोली, क्या हुआ भोला, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है मालकिन। कौशल्या ने फिर कहा, और मेरे पति कैसे हैं? भोला ने कहा, सेठ जी कुछ महीनों पहले बहुत सारा धन कमा कर लौटे थे और तुरंत ही रतननगर की खदान की ओर चले गए। ये सुनकर कौशल्या बुरी तरह चौंक पड़ी। रतननगर जाने का रास्ता तो इसी पुल से होकर गुजरता है, तब तो वो इस पुल से ज़रूर गुजरेंगे। उम्मीद तो यही है और मैं उसी दिन की प्रतीक्षा में हूँ जब मैं उनके सामने अपनी बात को प्रमाणित कर सकूँ। भोला, तुम बहुत ज़्यादा थक गए होगे, आराम करो। जैसा आपका आदेश। कुछ दिन बाद बरसात के महीने में शाम के समय किशोरी लाल कुछ बैलगाड़ियां लेकर उसी पुल के पास आ पहुंचा, मगर उस पुल को पार करने से पहले ही उन दोनों सैनिकों ने रोक लिया। आपको रतननगर का पुल पार करने के लिए सबसे पहले कर चुकाना होगा। किशोरी लाल बोला, कर? कैसा कर? पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, पहले नहीं था, परंतु अब ऐसा ही है। किशोरी लाल कुछ स्वर्ण मुद्राएं एक सैनिक को पकड़ाता हुआ बोला, ये लो शुल्क और पुल खोल दो। हमें अफसोस है सेठ जी, शाम हो चुकी है और रात होने वाली है। प्रवेश का समय खत्म हो चुका है। किशोरी लाल चौंक कर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? शाम होने के बाद पुल पर यातायात बंद कर दिया जाता है और फिर दूसरे दिन खोला जाता है। हमें ऐसा ही करने का आदेश है। ये सुनकर किशोरी लाल बुरी तरह घबरा गया। अरे नहीं भाई, ऐसा अत्याचार मत करो। कुछ देर के लिए ये पुल खोल दो, मैं तुम्हें दुगना शुल्क दूंगा। सैनिक बोले, नहीं, हमारी मजबूरी है सेठ जी, कानून सबके लिए है, पर मेरी मजबूरी भी तो समझो। इन बैलगाड़ियों में ढेर सारे मूल्य की चीनी है। अगर आज ज़रा भी बूंदें पड़ी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हमें आपसे सहानुभूति है, लेकिन पुल नहीं खोला जा सकता। हाँ, अगर गोपाल जी हमें आज्ञा दे दें तो हम आपको जाने दे सकते हैं। ये गोपाल कौन है? सैनिक बोले, इस पुल के मालिक जो पुल के पार एक आलीशान हवेली में रहते हैं। नेक दिल इंसान है, शायद वो तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करें। किशोरी लाल बोला, ठीक है, तुम मेरी इन चीनी की बोरियों की देखभाल करना, मैं भी उनका आदेश लेकर आता हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको रात में पुल से गुजरने की आज्ञा देंगे। ये सुनकर किशोरी लाल मुस्कुराते हुए बोला, जब मैं उन्हें दुगनी स्वर्ण मुद्राएं दूंगा ना, तो वो ऐसा अवश्य करेंगे। फिर कुछ ही देर में किशोरी लाल गोपाल की हवेली में पहुंच गया और बाहर खड़े एक नौकर से बोला, मेरा नाम किशोरी लाल है, मैं एक व्यापारी हूँ। मुझे तुम्हारे मालिक गोपाल से अभी इसी समय मिलना है।
किशोरी लाल की बात सुनकर नौकर तुरंत हवेली के अंदर चला गया और कौशल्या को सारी घटना बताते हुए बोला, वो इस समय गोपाल मालिक से मिलना चाहती हैं। कौशल्या चौंकते हुए बोली, उस व्यक्ति का हुलिया कैसा है? नौकर किशोरी लाल का हुलिया बताने लगा। जाओ, जाकर उन्हें अंदर ले आओ, जैसा आपका आदेश है। गोपाल कौशल्या की ओर देखकर बोला, माँ, उस व्यक्ति का नाम सुनकर तुम चौंक क्यों गई? कौशल्या बोली, बेटा, मुझे इस नाम से एक पूर्व परिचित की याद आई। गोपाल, तुम इस व्यक्ति से मिलो और मैं भोला के साथ दूसरे कक्ष में बैठूंगी। इतना बोलकर कौशल्या अपने नौकर भोला के साथ दूसरे कक्ष में चली गई। कुछ देर में किशोरी लाल वहां पहुंचा और गोपाल की ओर देखकर बोला, नमस्कार गोपाल जी, मैं एक व्यापारी हूँ, किशोरी लाल नाम है। अगर आपने सहायता नहीं की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। गोपाल बोला, कहिए सेठ जी, आप किस मुसीबत में फंस गए हैं? किशोरी लाल बोला, श्रीमान, पुल के पास मेरी बैलगाड़ियां खड़ी हैं जो कि चीनी से भरी हैं। मैं चाहता हूं कि आप उसे दूसरे राज्य जाने का आदेश पत्र जारी कर दें। इस समय ये नामुमकिन है सेठ जी। पुल पर आने जाने का समय निर्धारित है और सबके लिए समान है। अगर मैं आपके लिए आदेश पत्र जारी कर देता हूं तो ये उन व्यापारियों के लिए बेईमानी और धोखा होगा जो अब तक मेरे बनाए हुए नियम के अनुसार चल रहे हैं, और उन्होंने मेरी ही बनाए हुए नियम से अपना काफ़ी नुकसान भी झेला है। गोपाल की बात सुनकर दूसरे कक्ष में बैठी हुई कौशल्या बुरी तरह चौंक पड़ी और भोला से बोली, देखो भोला, कितना दृढ़ निश्चय है मेरा पाला हुआ पुत्र। भोपाल ने कहा, ये सब आपके द्वारा दी गई शिक्षाओं का ही प्रभाव है। इधर किशोरी लाल दोबारा गोपाल से बोला, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ये नियम बदले जा सकते हैं। श्रीमान, मेरा जो माल है उसकी कीमत राज्य में 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं। मैं आपको 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं अभी देने को तैयार हूँ। इतना बोल के किशोरी लाल अपनी जेब से कुछ बेशकीमती हीरे निकालकर गोपाल को दिखाते हुए बोला, इन बेशकीमती हीरों का मूल्य बाजार में 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं के बराबर है। इन्हें रखिए और पुल का रास्ता खोलिए। आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? गोपाल के चेहरे पर क्रोध देखकर किशोरी लाल पूरी तरह से घबराता हुआ अपने आप से बोला, बड़ा ही जिद्दी और ईमानदार लड़का मालूम पड़ रहा है। लगता है इसे ये कीमत कम लगती है। इतना बोलकर किशोरी लाल और हीरे निकालकर गोपाल को पकड़ाते हुए बोला, इन सभी हीरों की कीमत 3 लाख स्वर्ण मुद्राओं के बराबर है। अब तो आज्ञा दे दो। कौशल्या भोला से बोली, मेरे स्वामी व्यापारिक दाव पेच खेल रहे हैं, कहीं गोपाल इन हीरों को देखकर लालच में न आए। इतने कीमती हीरों को देखकर गोपाल के चेहरे के कुछ समय के लिए भाव बदले और बड़ी ही गौर से किशोरी लाल की ओर देखकर बोला, आप इतने कीमती हीरे मुझे इसलिए देना चाहते हो कि मैं कानून तोड़ दूं? किशोरी लाल बोला, जी बेशक, इसी समय हम दोनों का फायदा है। अगले ही पल गोपाल क्रोध में आग बबूला होते हुए बेशकीमती हीरों की पोटली किशोरी लाल के मुंह पर मारते हुए बोला, मुझे कर्तव्य मार्ग से भटका कर दूषित करना चाहता है मूर्ख व्यापारी। उठा ये हीरे और दफा हो जा यहाँ से, नहीं तो तुझे अपने नौकर से धक्के देकर यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। ये देखकर कौशल्या खुश हो गई। किशोरी लाल बुरी तरह घबरा गया। वो समझ गया कि गोपाल और अधिकारियों की तरह लालची नहीं, इसे किसी ने अच्छे संस्कार दिए हैं और गोपाल बिकाऊ नहीं। किशोरी लाल तुरंत अपनी पगड़ी उतारकर गोपाल के पैरों में रखते हुए बोला, व्यापारी के नाते ना सही, एक बुजुर्ग के नाते तो मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। मेरी बैलगाड़ियों के लिए पुल का रास्ता खोलो। मेरी बहुत सी बैलगाड़ियाँ जिसमें गुड़ और चीनी है वो भी यहाँ तक पहुँचने वाली होंगी। अगर बारिश होगी तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। तभी कौशल्या भोला के साथ उस कक्ष से बाहर आई।
कौशल्या और भोला को देखकर किशोरीलाल पूरी तरह से चौंक गया। क्या हुआ? मुझे ऐसे गौर से क्यों देख रहे हो? आप तो ऊंचे परिवार में पैदा हुए हो और उच्च कुल में पैदा हुए हो, फिर एक नीचे परिवार में पैदा होने वाले व्यक्ति के सामने इस तरह गिड़गिड़ा क्यों रहे हो? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ऐसा करना आपको शोभा देता है? किशोरीलाल बोला, तुम ये क्या कह रही हो कौशल्या? मेरी समझ में नहीं आ रहा। इतना बोलकर किशोरीलाल भोला की ओर देखकर बोला, ये सब क्या है भोला? तभी किशोरीलाल अपने की ओर देखकर बोला, जानते हो गोपाल, वही चरवाहा है जिसे आपने घृणा पूर्वक कहा था कि नीच परिवार में जन्म लेने वाला नीच होता है। ये कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता और ना इसकी आने वाली पीढ़ियां कभी बन पाएंगी कि बुद्धिमान क्या होता है और बड़ा आदमी क्या होता है। किशोरीलाल चौंक कर बोला, ये नामुमकिन है। कौशल्या बोली, ये सत्य है। अगर विश्वास ना हो तो भोला से पूछो। फिर किशोरीलाल भोला से बोला, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है मालिक। गोपाल वही चरवाहा है जो किसी जमाने में भेड़ बकरियां चराता था। तभी गोपाल किशोरीलाल से बोला, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी इस माँ की कृपा से हूँ। किशोरीलाल हाथ जोड़ता हुआ अपने पत्नी से बोला, कौशल्या, मैं अपने कथन पर शर्मिंदा हूँ। मेरी समझ में आ गया तुम्हारा कथन ठीक था। आदमी ऊंचे परिवार में जन्म लेने से नहीं, अच्छे संस्कारों से छोटा या महान बनता है। अच्छी शिक्षा से वह बड़ा आदमी बनता है। ये सुनकर कौशल्या की आंखों में आंसू आए और वो गोपाल की ओर देखकर बोली, बेटा, इन्हें प्रणाम करो। ये मेरे पति हैं और अब से तुम्हारे पिता भी हैं। गोपाल तुरंत किशोरीलाल के पैरों में झुकता हुआ बोला, मैं अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूँ पिताजी। किशोरीलाल की आंखें भर आईं। नहीं बेटे, तुम बहुत महान हो, एक ऊंचे आदर्शवादी युवक हो। ईश्वर करे जीवन में तुम्हें खूब सफलता मिले। फिर उस दिन के बाद किशोरीलाल की विचारधारा बदल गई। वो कौशल्या और गोपाल के साथ एक परिवार की तरह रहने लगा। आज की कहानी यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।